हेलो गाइस, कैसे हो। आज अपन बात करेंगे। आज आपका प्राशन दाब जो चल रहा था, चौथा अणुसंख्या गुणधर्म, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, अपने लास्ट पढ़ा था प्रासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसको अपन ने पाई से रिप्रेजेंट किया था। डू यू नो? ओके। और प्राशन दाब की में अपन ये कहते हैं कि अगर अपन प्राशन दाब के आधार पर विलयनों की कैटेगरी करें कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, विलयन 3 प्रकार के होते हैं: संप्रासरी, अल्परासरी और अतिप्रासरी। ये सब जो टाइप है विलयन के, ये है प्राशन दाब के आधार पर, है ना। तो क्लासिफिकेशन जो आया है वो किसके बेसिस पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो कौन सा आपका संप्रासरी, दूसरा अल्परासरी और तीसरा अतिप्रासरी। ओके गाइस, इतना अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो, नाम से पता चल रहा है संप्रासरी, यानी कि पहला जो है आपका विलयन है वो है संपरासरी। आप थोड़ा इसको बाय वर्ड थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, या इसको आप ये कह सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो इसके वर्ड से। और दूसरा है अतिपराश्री, और तीसरा है आपका अल्प पराश्री। क्लियर? ये 3 प्रकार के विलेन हैं। क्लियर है? देखो क्या जमाना आ गया, आज अपन को ऑनलाइन कैसे कैसे पढ़ना पड़ रहा है, कितने दिन हो गए, है ना। तो बात कर रहे थे समपराश्री और अतिपराश्री और अल्पराश्री की। देखो, आपने प्राशन दाब में ये पढ़ा कि हमने एक झिल्ली लगाई यहाँ पे इस पात्र में, एक दीवार से खड़ी की, जिसका नाम क्या था? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोले तो अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ, इस तरफ एक अलग विलयन रखते हैं अपन, और इस तरफ अलग विलयन रखते हैं। या यूं कह दो, एक तरफ आपने विलायक रखा हुआ है और दूसरी तरफ रखा है विलयन। या फिर यूं कह दो कि दोनों तरफ विलयन रख रखा है, लेकिन इसकी सांद्रता आपने कहा कम है और इसकी सांद्रता मान लीजिए क्या है? ज्यादा है। इसकी सांद्रता आपने बताई कम और इसकी सांद्रता आपने क्या बताई? ज्यादा। तो होगा ये कि आपने कहा था कि यहाँ पर विलयन है तो विलायक तो ही है, विलयन है तो विलय और विलायक दोनों यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो होगा ये कि जिधर सांद्रता कम होती है वहां तो पतला पतला विलयन है, ये गाढ़ा गाढ़ा विलयन है। तो इस गाढ़े को भी पतला करने के लिए क्या करते हैं? विलायक के अणु इस SPM से, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उस तरफ गुजरते हैं, और उधर भी क्या करते हैं? सांद्रता को कम करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो इस घटना को अपने नाम दिया था परासरण। ऐसा होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तो परासरण की घटना हुई है, लेकिन मान लीजिए दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो, इक्वल हो जाए, तो फिर साम्य स्थापित हो जाता है। फिर विलायक के अणु किधर भी गमन नहीं करते हैं। यानी कि आपने कहा कि मान लीजिए अगर इसकी सांद्रता एक बार के लिए कम है और एक बार के लिए इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है, तो विलायक के अणु क्या करेंगे? कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ गमन करेंगे। किससे होकर? इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। इस घटना को आपने क्या नाम दिया? यू कॉल इट ओस्मोसिस, परासरण। यही कहा आपने। कौन सा सरण? परासरण। अब इस परासरण की घटना में आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होगा? ये विलयन जो होगा, ये इसका लेवल ऊपर हो जाएगा। अगर आपने कोई पिस्टन लगा रखा है तो ये पिस्टन अब यहाँ नहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा, यानी अब इस स्थिति पर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने कोई पिस्टन लगा रखा है तो वो अब यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि कुछ थोड़ा नीचे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या कहा कि ये वाला पिस्टन तो नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वाला पिस्टन ऊपर उठने लगेगा। फिर आपने एक प्रोसेस अपनाया था यहाँ पे। वो क्या था कि बाहर से आपने एक बाह्य दाब लगाया था। वो बाह्य दाब जो होता है वो इतना लगाया था आपने कि ये प्राशन की घटना ना हो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि प्राशन को रोकने के लिए जितना हमें बाह्य दाब अप्लाई करना पड़ता है, उस दाब को हम क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब बोलते हैं। कौन सा सरण दाब? परासरण दाब बोलते हैं, जिसको हमने किससे प्रदर्शित कर देना है? पाई से, पाई से डिनोट कर देना है। ओके गाइस, तो वो बाह्य दाब आदि के जो प्राशन की घटना को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसको हमने क्या कहा है? प्रासरण दाब कहा है। अब
आप कह दो कि भाई विलयन एक अर्धपारगम्य झिल्ली से, एक आपके पास में क्या करो, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ, इधर विलयन रखा है ए और इधर रख रखा है विलयन आपने बी, ठीक। इसका प्राशन दाब जितना हो उतना ही अगर इसका प्राशन दाब हो जाए, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि विलायक किरणों किधर ही नहीं जा रहे हैं। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इन दोनों की सांद्रताएं क्या है, समान है, इसीलिए नहीं जा रहा है। सांद्रता कम ज्यादा होती है तो क्या पता विलायक किरणों जाते। तो अगर मान लीजिए दोनों ऐसे विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाए जिनके प्राशन दाब दोनों के इक्वल हो, तो ऐसा विलयन जो होता है वो कहलाता है समपराशरी। पराशरी मतलब प्राशन दाब रखने वाला, सम यानी समान, एक समान प्राशन दाब रखने वाले दो विलयन को क्या बोलते हैं, आपस में एक दूसरे को संप्रासरी विलयन बोलते हैं। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए हुए ऐसे दो विलयन जिनके प्राशन दाब बराबर हो। और ये तो तभी संभव हो सकता है ना जब दोनों की सांद्रताएं क्या हो, इक्वल हो, क्योंकि फिर इस विलायक के अणु किधर भी गमन नहीं करें। या फिर यूं कह दो कि इसके प्राशन, इधर वाले विलयन के प्राशन की घटना को रोकने के लिए जितना बाह्य दाब लगाना पड़ रहा है उतना ही इस तरफ विलायक के अणु आने वाले के रोकने के लिए भी प्राशन दाब उतना ही लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सांद्रता तो क्या है, बराबर है। तो ऐसा विलयन जो है आप कहोगे कि समपराशरी विलयन कहलाएंगे, यानी कि वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया हुआ है, जिनके प्राशन दाब के मान क्या है, इक्वल है, तो ऐसा विलयन समपराशरी कहलाता है। बट ये दोनों विलयन एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन एक ही कंटेनर में लेकर के, कि आपके पास में क्या है कि ये कह दो कि ये कंटेनर है जिसके बीच में आपने एसपीएम लगा रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोले तो अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस में आपने दो विलयन रख रखे हैं, ठीक। एक की सांद्रता जो है वो आप कह दो इसकी सांद्रता कम है, सांद्रता कम है, और दूसरे वाले की सांद्रता जो है वो ज्यादा है। तो आप कह दो कि दोनों की सांद्रताएं अलग अलग है, एक की C1 मान लो और दूसरे की सांद्रता C2 मान लो। ऐसी कंडीशन में आपको पता है विलायक के अणु इस एसपीएम से होकर के गुजरेंगे और ज्यादा सांद्रता वाले की तरफ गमन करेंगे विलायक के अणु। फलस्वरूप क्या होगा कि ये पिस्टन ऊपर उठने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की सांद्रताएं अलग अलग है। अब क्या होगा, आपको रोकने के लिए इस पर एक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा जो इसका प्राशन दाब कहलाएगा। अब ये कह दो कि अगर ये प्राशन दाब जो आप अप्लाई कर रहे हो इस दूसरे वाले विलयन के प्राशन दाब से ज्यादा है, समझ रहे हो ना बात को, या यूं कह दो इस विलयन का प्राशन दाब इस वाले विलयन से ज्यादा है। मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए कि भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को इस कंटेनर में ले लें, यानी कि दोनों एक कंटेनर ऐसा है जिसमें दोनों की सांद्रताएं जो है वो अलग अलग है, इसकी सांद्रता आप कह दो C1 है, इसकी सांद्रता क्या कह दो C2 है। तो ऐसी कंडीशन में जिस विलयन का प्राशन दाब ज्यादा होगा वो वाला विलयन जो होगा वो अतिप्रासरी होगा, और दूसरे के सापेक्ष, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अतिप्रासरी विलयन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुलनात्मक रूप से बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि हम इस तीनों टाइप के जो विलयन बता रहे हैं इनको हम दो विलयन लेकर के इसको डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि कभी आपके पास में कोई मान लो 0.08 m कंसेंट्रेशन का कोई विलयन है या 1 m कंसेंट्रेशन का विलयन है, व्हाटएवर जो भी कंसेंट्रेशन गिवन है, उस गिवन कंसेंट्रेशन के विलयन को आप एक ही विलयन को आप संप्रासरी, अल्परासरी, अतिप्रासरी नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो तीन प्रकार के जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये कोई दो विलयन को आपस में अर्धपारगम्य झिल्ली के सापेक्ष के द्वारा उसको पृथक करके फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के लिए कहते हैं कि भाई ये संप्रासरी है या अल्परासरी है या अतिप्रासरी है ना। किसी एक दी गई सांद्रता पर किसी एक विलयन को आप अकेले को नहीं बता सकते कि ये अल्परासरी है या अतिप्रासरी है या संप्रासरी है। बात आ रही है ना समझ में। यानी कि ये एक तुलनात्मक वर्गीकरण है दो विलयनों का, कि अगर पहला विलयन दूसरे विलयन के सापेक्ष प्राशन दाब बराबर रख रहा है तो फिर आप कह दो संप्रासरी है। यदि पहला विलयन दूसरे विलयन के सापेक्ष यानी जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया हुआ है वो अगर पहला विलयन अगर प्राशन दाब ज्यादा रख रहा है तो फिर वो क्या है, अतिप्रासरी है दूसरे के सापेक्ष, है ना। वो इंडिविजुअल अकेला ना तो अल्परासरी कहा जा सकता, ना अतिप्रासरी कहा जा सकता और ना संप्रासरी कहा जा सकता। अगर पहला विलयन
का प्राशन दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक है दूसरे विलयन के साथ, तो दूसरे के सापेक्ष अगर पहले वाला प्राशन दाब ज्यादा रखता है तो अति प्रासरी है, और अगर उसका प्राशन दाब दूसरे के सापेक्ष अगर कम है तो फिर वो क्या है, अल्प पराश्री विलयन है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अपन ये कह सकते हैं कि संप्राश्री विलयन वे होते हैं जिनमें दो विलयन जो एसपीएम से पृथक हो रखे हैं, जिनके प्राशन दाब दोनों के बराबर हैं, तो सांद्रताएं भी बराबर होगी। ऐसी कंडीशन में विलयन जो हो गए वो संप्राश्री कहलाएंगे। अगर दो विलयन जो एसपीएम से पृथक हो रखे हैं और दोनों की सांद्रताएं अलग अलग है, तो जिसका प्राशन दाब ज्यादा है वो पहले वाला तो अतिपराश्री कहलाएगा, और दूसरा वाला जो होगा उसके सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष अल्पराश्री कहलाएगा। ये बात आपको समझनी है। आगे बात समझ में। अब क्या है कि ये तो हुआ इसके आधार पर। अब अपन प्राशन दाब के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि उस पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको समझ में आए। आपका आपसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, आपके पास में यूरिया का विलयन दे रखा है, पर यूरिया का m/10 सांद्रता का विलयन है, m/10 विलयन दे रखा है और इतनी सांद्रता का विलयन है, और इसके लिए कह दिया कि आपको परासरण दाब ज्ञात करो, परासरण दाब ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको एक तो दे रखी है कंसंट्रेशन C और वो दे रखी है m/10। ध्यान रखना m/10 का मतलब होता है 1/10 m, एक ही बात है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन करने में भी ये मिस्टेक हो जाती है, हालांकि इसीलिए मिस्टेक है, इतनी नहीं है। टेम्परेचर दे रखा है आपको T बराबर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम तो केल्विन में यूज करते हैं ना, तो 27 में आप क्या करो, केल्विन में बदलने के लिए इसको 273 से को ऐड कर दो, जिससे क्या होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा ये कितना आ गया 300 केल्विन। तो भाई लो, टेम्परेचर गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, और यू हैव टू फाइंड आउट पाई। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, पाई कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, सो एक बात बताओ, अपन ने प्राशन दाब के जब कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें एक विलयन के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, पाई v बराबर nRT। भाई NST पढ़ा था, पाई v बराबर NST। मैंने कहा s की वैल्यू तो r की वैल्यू के बराबर ही है, तो आप चाहे इसको s लिख दो चाहे r लिख दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता। तो पाई v बराबर होता है nRT। आपको पूछा पाई, तो पाई बराबर क्या लिख सकते हो आप, n/v RT लिख सकते हो। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, r गैस नियतांक है, t टेम्परेचर, और v क्या है, आयतन है। क्लियर है, ये इतना है अपने पास में। अब मैं आपसे अगर एक बात पूछूं सिंपल सी कि n क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स है। n नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप इसके लिए ऐसे लिख सकते हो, n के लिए n बराबर मोल्स किसके हैं, विले के, और विले को लिखते हैं b से, और मोल बराबर आता है W/B/mb, यानी विले का भार बटा विले का अणुभार। तो भाई फॉर्मूला यूं हो जाएगा, पाई बराबर WB/mb इंटू v, और ये r और ये t। लो, ये फॉर्मूला सिर्फ तुम लोगों को अगर सीधा याद रखता है तो मैंने सीधा भी बता रखा है इससे पिछले वाली क्लास में, ये वाला फॉर्मूला अणुभार और प्राशन दाब के बीच में संबंध वाले कंसेप्ट में। और अगर नहीं याद रहता है सीधा संबंध, तो भाई इससे आप क्या करो, बना लो। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक बात पूछूं मैं आपसे कि आप एक तो इतना लंबा करो, या फिर आपको अब इस फॉर्मूले में पाई में WB विले का भार है, अणुभार है। अब आयतन तोड़ दे रखा आपने को, नहीं ना, सीधी सांद्रता दे रखी है 1/10। तो आप क्या करो, n/v जो होती है ना, n/v, इसकी जगह आप एक चीज लिख सकते हो c, क्योंकि c क्या है, मोलरता है, सांद्रता मोलरता है। देखो आपको मोलरता पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन मोलरता कहलाती है। तो ये n/v क्या है, मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, यानी ये क्या हुई, मोलरता हुई। और मोलरता एक प्रकार की क्या है, सांद्रता की इकाई है।
तो इस फॉर्मूले को आप जो है एक ऐसी तरीके से भी लिख सकते हो, पाई बराबर सी आर टी। सी सांद्रता है, यानी कि जो मोलरता में है, ये ध्यान रखना है। तो अगर सांद्रता सीधी गिवन हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर सांद्रता नहीं दे रखी है, विलेय का भार दे रखा है, अणु भार दे रखा है, आयतन भी दे रखा है, तब आपको ये पुट कर देना है। तो मैंने आपको दोनों यहां बता दिए इसलिए ताकि आपको दोनों तरह से अप्लाई कर सको। क्लियर है ना बात? हाँ, ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ से सीधा ये लिख देता तो फिर आप कहते कि अपने पास में फॉर्मूला तो ये है, फिर ये कैसे आएगा? तो मैंने दोनों बता दिए आपको। क्लियर है? तो बात आगे समझ में। अब भाई वैल्यू पुट कर दो, तो आप कहोगे सर पाई बराबर वैल्यू पुट करनी है, पाई बराबर होता है सी आर टी। सी की वैल्यू अपने को दे रखी है, सी बराबर 1/10 दे रखा है। ठीक। आर की वैल्यू, आर बराबर आपको रखना है गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। ठीक है, केल्विन इकाई के साथ में। फिर इसके बाद में बस्ती कौन सी है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। क्लियर है? तो इसको सबको आप क्या करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 2.46 atm। इतना प्रेशर आ जाएगा, ये प्राशन दाब आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पास में 4% यूरिया का विलयन है, 4% यूरिया विलयन है, यूरिया विलयन है, जो कि एक यौगिक है, एक यौगिक ए है, उसके 12% विलयन है, उसका 12% विलयन के साथ संपराश्री है, के साथ संपराश्री है। ठीक है, और ये कह रहा है यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करो। अणुभार आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, बोर्ड के लिहाज से भी अच्छा है ये। 4% यूरिया का विलयन दे रखा है, तो देखो एक विलयन तो यूरिया है, ठीक है, और एक दूसरा यौगिक, कोई यौगिक अननोन यौगिक है ए, उसका भी विलयन बना रखा 12% विलयन है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये जो यूरिया और ये दूसरा वाला यौगिक है ना, ये आपस में संपराश्री है, यानी दोनों के प्राशन दाब बराबर है ना। ये चीज समझनी है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। संपराश्री दे रखा ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो यूरिया और यौगिक ए का विलयन है, दोनों का प्राशन दाब बराबर है। मजेदार चीज है ये, आगे काम आएगी। फिर कह रहा है इसमें से यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करो, क्योंकि यूरिया तो नाम दे दिया ना, इसलिए यूरिया का तो अपन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? आप यूं कह दे कि भाई यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है ना। एक बच्चे ने पूछा भी था सर कि अणुभार कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देख लें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अणुभार निकालना है, ठीक है, तो अणुभार निकालने के लिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 है, तो 7 को डबल कर दो, कितना होता है? 14। तो इसके लिए आएगा 14, इस नाइट्रोजन के लिए आएगा 14, तो दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए? 28। फिर आता है कार्बन, है ना, मोटे मोटे ले लेते हैं। कार्बन या हाइड्रोजन की बात कर ले, चलो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, 2 ये है। अब हाइड्रोजन में क्या एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम, और मैक्सिमम अमाउंट जो है इन्वायरमेंट में ड्यूटेरियम की, प्रोटियम की है, सॉरी ड्यूटेरियम निकल गया, प्रोटियम की है। तो प्रोटियम जो है उसमें एक प्रोटॉन ही होता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। इसलिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 परमाणु भार, इसका भी 2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन का हो गया 4। फिर आता है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो डबल कर दो, क्या हो गया? 12। फिर है ऑक्सीजन 8, और इसको कर दो डबल 16। भाई ये जोड़ लो तुम, कितना आएगा? 60 आएगा इसका परमाणु भार, मोल 60 ग्राम पर मोल आएगा। क्लियर है? ये इसका आ जाएगा अणुभार। ये तो यूरिया का है, तो ये इसका मतलब यूरिया नाम दे रखा है तो सूत्र अपने को पता है, तो सूत्र से हम अणुभार भी लिख सकते हैं। लेकिन दूसरे यौगिक का नाम नहीं दे रखा ना कोई फॉर्मूला दे रखा, तो हम कैसे उसका अणुभार कैलकुलेट करें? तो इन्होंने कहा कि आप करो कैलकुलेट, है ना, क्वेश्चन के बेसिस पर। तो चलो अपन टू द स्टेप चलते हैं। सबसे पहले यूरिया के केस का ले लेते हैं। फॉर यूरिया, यूरिया के लिए ले लेता हूं प्राशन दाब पाई 1 लिख देता हूं, क्योंकि अलग अलग विलयन है। प्राशन दाब का भी एक फॉर्मूला लिखा था, वो था WB/MbV, है ना, और ऊपर लिखा था RT।
याद आया? अभी किया है पिछले क्वेश्चन में, कैसे निकाला ये भी बताया। तो ये अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं WB, विले का भार। देखो 4% यूरिया दे रखा है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये 4 ग्राम है या 4 ml है जो 100 ml में है ना। V/V माने तो 4 ml 100 ml में है, ग्राम बाई ग्राम माने, वेट बाई वेट यूनिट माने तो 4 ग्राम और 100 ग्राम विलियन में है। क्लियर है? तो आप ये कह दो कि ये विले का भार हो गया 4 ग्राम, ठीक है। और वेट बाई परसेंट माने तो अपन बोल देंगे विले का भार तो 4 ग्राम है और विलियन का आयतन लीटर में है, ml में है। तो WB की जगह गया 4, है ना, क्योंकि विले का भार 4%, इसका मतलब 4 ग्राम मान लो। और RT की जगह RT ही रहने दो एक बार आप, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाके। MB का मतलब था अणुभार, और वो किसके लिए निकाल रहे हैं हम? यूरिया के लिए निकाल रहे हैं। तो यूरिया का तो अणुभार हमें पता है कितना है, 60 इंटू आयतन V। अब देखो ml में है तो अपन इसको अगर W/V यूनिट माने तो इसको लिए हम क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन 100 मानेंगे, है ना। और अब अपन अगर इसको 100 कहेंगे तो आपको मैंने कहा था कि ये इतनी इतनी यूनिट जो है ना, ये है सांद्रता, और सांद्रता यहाँ पे मोलरता में है। और मोलरता में जब आप नीचे आयतन ml में लिखते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। ये ध्यान रखने की चीजें बेटा, ये सब चीजें आगे छोटी छोटी चीजें हर बार यूज होती है, जो हम पीछे पढ़ के आते हैं वो आगे यूज होती जाती है। इसको आप कोई कह दो इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं चलता हूं इस यौगिक A के लिए, फॉर ए कंपाउंड, जो आपके पास में दूसरा यौगिक दे रखा ना, उसके लिए चलते हैं। आपके पास में क्या है कि यौगिक A के लिए आप π2 कह दो, π2, और वो π2 के लिए आप यही फॉर्मूला रहेगा, WB/MB VRT, यही रहना। तो आप बोलोगे WB है तो इसका 12% तो आप क्या लिख सकोगे, 12 ग्राम, और MB उसका आपको पता नहीं है अणुभार, क्योंकि पूछा आपसे। और आयतन वही 12%, 100 ml में बनाया हुआ है तो 100 करेंगे, और ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी RT रख लेंगे। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ये विलियन दोनों आपस में कैसे हैं? ये विलियन है भाई संप्रासरी। संप्रासरी उसे कहते हैं जिसमें दोनों का प्राशन दाब क्या होता है, बराबर होता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे π1 बराबर π2 दिख रहा है ना, यहाँ तक देखो π1 बराबर π2, दोनों π1 π2 क्या है, बराबर है, यानी कि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर लिख दो। तो सो दैट आप ऐसे लिख दो, ये 4/4 RT अपॉन 60 इंटू 100 इंटू 1000 इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ गया 12 RT अपॉन MB इंटू 100 इंटू 1000। क्लियर? अब इसको क्या करो, आप हल्का कर लो, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गए, और ये 4 से कट गया, 4 3 12, ये हो गए। और क्या लोगे आप, इतना ही है बस। इसके बाद में आगे देखो भाई क्या कर सकते हैं अपन। आगे ये होगा कि यहाँ तो आ गया, RT से RT और कट गया ना, बोलते क्यों नहीं हो, बताते नहीं हो भाई, RT से RT और कट रहा है। तो ऊपर बच गया 1/60, और इधर बच गया 3/MB, ये बच गया। MB बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, तिरछा गुणा कर दो तो MB बराबर आपके पास में आ जाएगा 6×3 = 180 ग्राम पर मोल। ये इस आपके पास में क्या आ गया, अणुभार आ गया। तो भाई बात समझ में आई क्या आपके? तो ऐसे आप अणुभार निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार देखो और इसको नोट डाउन करो। मैं कहता हूं जितना पढ़ाऊं उतना लिखते जाया करो। लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, बोलने से बोलना आता है ना। और आपने देखा होगा कि कल रिजल्ट आया, मतलब आप इस वीडियो को देखोगे तब तो लगेगा कि परसों आया है। प्रीवियस क्लास वाले बच्चों ने सबने बेस्ट किया है, तो ये मेरी तरफ से उन सब लोगों को बधाई है उनके एफर्ट्स के लिए। और आई होप आपसे भी उम्मीद यही करता हूँ कि आप भी उनकी तरह अच्छा करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनसे बेहतर करें, है ना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।